नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं करता है, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है. यदि ये कांस्टेंट नहीं रहे तो जो इक्वेशंस हम लिखेंगे उसका कोई यूज़ नहीं होगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा. और जिन इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी कॉमन इक्वेशंस हैं. देर आर थ्री मोस्ट पॉपुलर इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. उनमें सबसे पहला जो है वो है आपका v इक्वल्स u प्लस at, right? Where u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, that constant and or uniform acceleration, and t is the time between those two moments जिसमें हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं. ठीक है ना. दूसरा जो इक्वेशन है वो है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है ना. बहुत ही कॉमन सा इक्वेशन है. और तीसरा इक्वेशन आज शायद इसकी जरूरत नहीं पड़े, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड इज फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस. यहां पर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ए और यानी कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. तो यही तीन इक्वेशंस हैं जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम बार बार यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. आज हम लोग फोकस करेंगे ये पहले दोनों इक्वेशंस पे और उसको यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में. आज के डिस्कशन में मेनली हमारा प्रोजेक्टाइल का रहेगा. आई विल एक्सपेक्ट यू टू अप्लाई दिस मेथड. एक बार आप समझ जाएंगे ना तो इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी में भी यूज कर सकते हैं, कहीं और भी यूज कर सकते हैं. मैं क्या करूंगा कि मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फ्रॉम वेरी पॉपुलर बुक्स, है ना, उन पॉपुलर बुक्स में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं लाइक इरोडो है या एससीवी है या ऐसी और भी जो बुक्स हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं आइडेंटिफाई करके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डालूंगा, ताकि आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद, समझने के बाद आप उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हैं. और जेन्युइनली यदि आप ट्राई करते हैं और यदि आप मेरे से फ्री सपोर्ट लेना चाहते हैं जूम बेस्ड क्लास में, तो उसके लिए भी मैं पूरी तरह से तैयार हूं. लेकिन मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट पहले चाहिए. यदि आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सुपरफिशियली काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जूम की क्लास का आपको कोई बेनिफिट, मेजर बेनिफिट मिल पाएगा. सो मूविंग फर्दर, दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं वेक्टर से रिलेटेड जो कि आप जानते हैं, फिर भी मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूं. ठीक है ना. दिस वाज v इक्वल्स एंड दिस वाज s इक्वल्स, राइट. तो देखिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जब किसी स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये at है, ये ut है ना, या ये हाफ ए टी स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें मालूम है कि ये t एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे भी एक t पॉजिटिव नंबर है, और ये t स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है फिलहाल, तो डायरेक्शन में उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं आने वाला है. यानी कि जो ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो ए की डायरेक्शन है वही उसकी भी डायरेक्शन होगी. ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा. फॉर एग्जांपल, ए का मैग्नीट्यूड यदि 10 है और टी का मैग्नीट्यूड 2 है, यानी कि ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यदि हम एसआई यूनिट्स में लें, और टी 2 सेकेंड्स है, तो ए टी जो है वो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो यहां पर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जो मैं ड्राइंग करूंगा, है ना, उस ड्राइंग को एक सर्टेन स्केल पे कोशिश करूंगा, है ना, कि फॉर एग्जांपल कि ये मान लीजिए हमारा 10 यूनिट्स है, तो ये 20 यूनिट्स है, ये 30 यूनिट्स है, कुछ ऐसा. यूटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हो इजिली. द डायरेक्शन ऑफ यूटी विल बी सेम एज यू, एंड डायरेक्शन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर इज सेम एज ए. तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस में देयर आर 3 वेक्टर्स, है ना. अब इन 3 वेक्टर्स को यूज करते हुए और इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम बहुत अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस किस तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं. ठीक है. तो ऐसा पहले एक स्ट्रेट लाइन मोशन सोचें जिसमें कि मान लीजिए कि एक्सेलरेशन 0 है, और u जो है मान लीजिए कि किसी पार्टिकल का
10 मीटर पर सेकेंड है। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज सिंपली यू टी, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट इज यू टी। तो पार्टिकल यदि यहां से चलना शुरू करता है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, राइट, और ये जो दिख रहा है आपको लेंथ है ना, इसको हम मैग्नीट्यूड वाइज स्केल वाइज 10 मान लेते हैं। तो 1 सेकेंड में पार्टिकल 10 मीटर चलता है, तो वो 1 सेकेंड के बाद यहां पर होगा। 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल फर्दर 10 उसी डायरेक्शन में जाएगा, यू के डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट। तो उस केस में यदि मैं जस्ट कलर चेंज करके बताऊं कि वो जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड वाला होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स का, और जो ब्लैक डिस्प्लेसमेंट था वो था आपका 10 मीटर्स का, क्योंकि ये 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, वो 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। कलर चेंज करके फिर मैं मान लीजिए इस बार ब्लू ले लेता हूं और 3 सेकेंड्स की बात करूं कि 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली 30 होने वाला है। तो अब वो डिस्प्लेसमेंट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ में आ रही है ना? पार्टिकल चलना शुरू करता है, मतलब चलना शुरू करता है या पहले से चल रहा था, वट एवर इट वॉज, बट इनिशियल मोमेंट हमारा यहां पर ए का है, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन बी पे है, 2 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन सी पे है, और 3 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन डी पे है। तो बेसिकली ये ए बी ए सी ए डी ये क्या है? ये है आपके डिस्प्लेसमेंट्स हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में। तो फिलहाल एक्सेलरेशन यहां पर जीरो था ही नहीं। अब इमेजिन कीजिए कि ये सिचुएशन बेसिकली आपके ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रही है ना। अर्थ के ऊपर आप खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और कोई चीज़ मैं थ्रो करता हूँ, हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहाँ पर है, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहाँ पर है, 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहाँ पर है। तो अब क्या होगा कि जो आपका यूटी था डिस्प्लेसमेंट में, यूटी तो रहेगा, लेकिन उसके साथ उसमें ऐड क्या हो जा रहा है? उसमें ऐड हो रहा है हाफ ए टी स्क्वायर, और ए को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी, जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 सेकेंड में यदि हम हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करें, सो हाफ जी टी स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज यदि हम सोचें, तो 1 सेकेंड में यदि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें इन 1 सेकेंड, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 मीटर्स, ठीक है ना। यही वैल्यू यदि हम 2 सेकेंड्स में देखते हैं, टी की वैल्यू 2 है तो टी स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू जी यानी कि 10 40 हो गया, एंड 40 अपॉन 2 20 हो गया, तो ये हो गया 20 मीटर्स। और यदि हम 3 सेकेंड्स में देखें कि हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड वाइज, तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 10 is 90, and 90 upon 2 is 45. So this becomes 45 meters. अब डायरेक्शन क्या है भाई? हाफ जी टी स्क्वायर की डायरेक्शन वही है जो जी की है, और जी का डायरेक्शन क्या है? तो जी का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मतलब हमें क्या करना है? यूटी में हाफ जी टी स्क्वायर ऐड करना है। यदि हम टी इक्वल्स 1 की बात करें, तो चूंकि मैंने वहां पर ब्लैक कलर लिया था जब 1 सेकेंड की बात थी, और 1 सेकेंड में देखिए ये आपका यदि ये 10 मीटर्स है लेंथ में, राइट, तो हमें 5 मीटर्स का यदि एक वेक्टर ड्रॉ करना है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वो कुछ ऐसा होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट फाइनल होगी, पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी? वो ये हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। अब 2 सेकेंड की बात करते हैं। तो 2 सेकेंड में हमने देखा कि ये 20 मीटर्स का हाफ जी टी स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 20 मीटर्स है। तो अब जैसे ये यहां से यहां तक 20 है, तो मैं इसी लेंथ का रफली मैं यहां से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल यहां पर है। इसको मुझे कायदे से ब्लू से ड्रॉ करना चाहिए था, तो मैं वापस आ जाता हूं ब्लू कलर पे। तो ये क्या है यहां पर? ये हाफ जी टी स्क्वायर है, 2 सेकेंड वाला हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। और पार्टिकल की पोजीशन अब कहां पर है? सो इफ आई यूज द कलर ब्लू अगेन, तो इट इज दिस, तो ये आपका S2 है। तो इसको मैं बोलता हूं P1 और इसको बोलता हूं P2, ठीक है ना। अब 3 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल कहां पर होगा? तो
3 सेकेंड्स में जो यूटी था वो तो ए से डी तक का था, इसमें हमें ऐड क्या करना है, हाफ जी टी स्क्वायर, और 3 सेकेंड्स में हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 45 मीटर्स है। अब यदि 20 था तो 45 तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, शायद बोर्ड में नहीं आ पाया, लेकिन चलो फिर भी हम यहाँ तक ले लेते हैं, आप समझ सकते हैं, राइट। और कलर मेरे को एक्चुअली यहाँ पर ब्लू ही लेना था, तो आई थिंक पहले मैंने ग्रीन की जगह ब्लू ले ली गलती से, कोई बात नहीं, फिर से ब्लू ही लेते हैं। सो इन दैट केस अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल की पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको S3 बोल देते हैं और इसको P3 बोल देते हैं। अब यदि हम ट्रैजेक्टरी की बात करें कि पार्टिकल का पाथ कैसा है, तो देखिए पार्टिकल चलना कहां से शुरू किया था, चलना शुरू किया था ए से, बीच में वो पहुंचा P1 पे, फिर वो पहुंचा P2 पे, फिर वो पहुंचा P3 पे, इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाइए, राइट। तो दिस इज द ट्रैजेक्टरी। इसको मैं दूसरे कलर से, किसी और इंटरेस्टिंग कलर से यदि दिखलाऊं, तो लेट्स से कि ये कलर ले लेता हूं, ठीक है ना। तो अब ये आपका कुछ जो ट्रैजेक्टरी है पार्टिकल की, वो ट्रैजेक्टरी ये, तो एक्सेलरेशन नहीं होता तो पार्टिकल यूं जा रहा था, वैसे ही जाता, और एक्सेलरेशन है तो उस यूटी में हाफ जी टी स्क्वायर ऐड होता जा रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है जी की उसके हिसाब से ऐड होता जा रहा है, और उसी हिसाब से ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ठीक है ना। और ये है किस केस के लिए, किस केस के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, जब पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। अब हमें इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत पड़ सकती है, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बता सकते हैं। कैसे भाई, तो सपोज आपका ये आपका मान लीजिए कि वाई एक्सिस हुआ होता और ये एक्स एक्सिस हुआ होता, तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें जी की वजह से कोई बदलाव नहीं आया, राइट। मतलब कि यदि ये 10 था तो इस P1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 10 मीटर से, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -5। P2 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वो है 20, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -20, और P3 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 30, और ऑफ कोर्स ये सारे मीटर्स में है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो है -45। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेकिंग माइनस साइन फॉर द y कोऑर्डिनेट, बिकॉज पॉजिटिव y एक्सिस इज टेकन वर्टिकली अपवर्ड्स। थिंक अगेन, नोट डाउन योर क्वेश्चंस, नोट डाउन योर डाउट्स दैट यू विल लाइक टू डिस्कस विथ मी इन द फ्री जूम सेशन, राइट। अब मैं यहां पर इसको क्लीन करता हूं, आई होप यू हैव नोटेड डाउन, और नहीं तो आप बाद में इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। या दूसरा चीज मैं ये कर सकता हूं कि मैं अगले पेज पे जाता हूं, जरूरत पड़ी तो मैं इसको वापस इस पेज पे आ सकता हूं। सो आई एम जस्ट टेकिंग द नेक्स्ट पेज विदाउट चेंजिंग दिस। सो दिस वाज माय वाई एक्सिस, राइट। अब जो नॉर्मली जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, मैं उस पे आता हूं। ये भी प्रोजेक्टाइल था, बट जो बुक्स में आप यूजुअली फॉलो करते हो, पढ़ते हो, जहां से शुरुआत होती है कि एक पार्टिकल को सर्टेन एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ आपने थ्रो किया, राइट। आप उसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तो लेते ही हो, तो मैं भी लेता हूं। तो लेट्स से कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल, वाई यानी कि वर्टिकल अपवर्ड्स, और ये हमारा ओरिजिन है, और यहां से पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं। अब फिर से थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जी नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, और पार्टिकल को हम फिर से उसी स्पीड से फेंक रहे हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। और किस एंगल पे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं। लेट्स से कि ये जो u है उसका मैग्नीट्यूड जैसे हमने डिसाइड किया ना 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो जो 10 मीटर का जो एक या 10 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर मुझे दिखलाना है, तो उसके लिए मैं एक कुछ स्केल चूज कर लेता हूं। तो लेट्स से कि ये हमारा ये 10 है, ठीक है ना। तो ये 10 है, तो यहां पे देखिए मैं एक रेक्टेंगल में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया हूं, तो इसी तरीके से मैं इसको बढ़ाता जाऊं, अनदर 10, अनदर 10, अनदर 10, अनदर 10, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि यदि एक्सेलरेशन नहीं होता,
पार्टिकल को यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया गया होता, एक्सेलरेशन नहीं होता, तो उस केस में वो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता। और ये एंगल फिलहाल मैंने मान ली है थीटा। तो ये पोजीशन कहाँ पर हो गई पार्टिकल की? t इक्वल्स 1 सेकेंड पे हो गई, है ना, क्योंकि उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये 10 मीटर से, ये उसकी पोजीशन है। यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो ये पोजीशन है 2 सेकेंड पे। वैसे ये है 3 पे, ये है 4 पे, ये है 5 पे। लेकिन अब क्या करना है? एक्सेलरेशन तो है, तो हाफ जी टी स्क्वायर भी है, और हाफ जी टी स्क्वायर को हमें ऐड करना है। ठीक है ना? हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यूटी हमने देख लिया, यूटी की वैल्यू देख ली कि यूटी इतना होगा, यूटी इतना होगा, यूटी इतना होगा। अलग अलग टाइम पे हमने समझ लिया कि यूटी कितना होगा। हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो जी 10 है ना, और टी की वैल्यू जैसी होगी हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू वैसी होगी। तो ऑब्वियसली पहले भी हमने कैलकुलेट किया था, यदि टी की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आ जाता है 5 मीटर्स। टी की वैल्यू 2 लेते हैं, ये आ जाता है 20 मीटर्स। टी की वैल्यू 3 लेते हैं, ये आ जाता है 45 मीटर्स। टी की वैल्यू 4 लेते हैं, कितना आएगा? 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 10 इज 160 डिवाइडेड बाई 2 इज 80। तो ये 80 आ जाएगा मीटर्स में। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। और t इक्वल्स यदि हम 5 सेकेंड्स लेते हैं, राइट, तो 25 इंटू 10, 250 अपॉन 2, 125। so this becomes 125 मीटर्स। अब पार्टिकल की पोजीशन हमें बतानी है। अब देखिए, ये जो लेंथ हमने ली थी, ये 10 एज्यूम किया था, तो उसी हिसाब से हमें अभी फिलहाल तो अंदाजा ही लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन ही करेंगे। थोड़ी बहुत एरर्स ड्राइंग में हो सकती है, आई होप आप लोग उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, t इक्वल्स 1 सेकेंड पे जो हाफ जी टी स्क्वायर है वो 5 है, यानी कि वो 5 नीचे आ गया, यानी कि कुछ यहां पर आ गया। t इक्वल्स 2 सेकेंड पे वो 20 मीटर्स नीचे आ गया, यानी कि वो ये जो था ना इसका कुछ डबल हो गया। तो डबल कितना कह सकते हैं? देखा जाए, ये जितनी लेंथ है, ये जितनी लेंथ है, ठीक है ना, तो ये 20 है और वो भी आपका 20 है, तो इतनी ही लेंथ वो नीचे आ रहा है, तो कुछ यहां आ गया। t इक्वल्स 3 पे 45 मीटर्स आ गया। ठीक है, अब ये सोचिए, ये 20 है ना, तो ये 20 है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो कुछ ये आपका 20 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 25 का